अभी देखिए जरा। रोटेट नहीं होता है। नहीं हो रही रोटेट। अभी आप ये बताइए, स्क्रीन आपको विजुअल है, ये बताओ बस। जी सर विजिबल है हाँ सर, जैसे विजिबल है, रिकॉर्डिंग हो विजिबल जाती है, है तो लेकिन सर दिख बहुत रहा है। छोटा छोटा आता है सर। हाँ जी सर, बाद में दिक्कत करता है। सर अभी तो पढ़ लेते हैं हम लोग सर, बाद में नहीं रोटेट होती है रिकॉर्डिंग सर। हाँ, ये सर एक्चुअली अब ना, ठीक है। सही हो गई, जी सही हो गई सर ठीक हो गई। चलिए ठीक है, एक ऊपर से थोड़ा दिक्कत रहती है थोड़ी बहुत। चलिए, तो हम लोग बात करने वाले हैं टेड ह्यूज की। ठीक है, इनकी बायोग्राफी में जो की फैक्ट्स हैं उसको हम लोग शॉर्ट आउट करेंगे। जो चीज़ हम आपको बता रहे हैं वही आपको नोट करना है, बाकी सब छोड़ देना है। पेन पेंसिल पेपर अपना लेके बैठेंगे। तो देखिए, इनका पूरा नाम होता है एडवर्ड जेम्स ह्यूज। ठीक, तो ये पॉइंट हो गया हमारे लिए इंपॉर्टेंट, बेसिक वाला। ये हमसे इनका फुल नेम पूछा जा सकता है, व्हाट इज द फुल नेम ऑफ टेड ह्यूज। तो ये वाला एक पॉइंट हमारे लिए इंपॉर्टेंट रहेगा, इसको हम इंपॉर्टेंट लगाएंगे। और इनका जन्म होता है 17 अगस्त 1930 में माइथल मैरोड में, यॉर्कशायर में, जो कि है इंग्लैंड में पड़ता है। ठीक, तो बेसिकली ये इतना, ये वाला प्लेस याद रखना, यॉर्कशायर इंग्लैंड में इनका जन्म होता है 17 अगस्त 1930 में। वैसे हमें इनका डेट ऑफ बर्थ से किसी से मतलब नहीं है, जिनका मैं डेट ऑफ बर्थ बताऊंगा वही हमें ध्यान रखना है, इनका कभी डेट ऑफ बर्थ नहीं पूछा जाएगा। अभी ये सबसे छोटे थे, 3 जो है भाई बच्चे थे इनके फादर के। एडिथ नाम था उनकी मम्मी का। ठीक है, उनके। तो ये कौन का भाई है कौन बहन है इससे मतलब नहीं है, जेराल्ड और ओलिविन, ये से हमें कोई लेना देना नहीं है। ठीक, बस इतना हमें याद रखना है कि फुल नेम क्या है, एडवर्ड जेम्स ह्यूज है। बर्थ डेट इनका है 17 अगस्त 1930 में। कहाँ होता है इनका बर्थ, यॉर्कशायर इंग्लैंड में। 1938 में इनकी फैमिली मूव कर जाती है मैक्सबर्ग में। ठीक है, जहाँ पर यूज होते हैं बेसिकली हंटिंग, फिशिंग और जो भी नेचुरल वर्ल्ड बाहर का उसका एक्सपीरियंस लेते हैं। ठीक है, और ये वाला जो होता है यहाँ पर टाइम पीरियड, ये इनकी पोइट्री पर काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लुएंस डालता है। तो जब ये यहाँ पर थे तो इन्होंने एक पोएम लिखी थी, द लिटिल बॉयज एंड द सीजन्स। ठीक है, ये और ये वाली जो पोएम है वो आती है ग्रेंटा में अंडर द सीडोनियम डैनियल हैरिंग। तो अब ये एक मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर ये है कि इन्होंने कौन सी पोएम लिखी, ये हमसे नहीं पूछा जाएगा। हमसे ये आ सकता है, पूछा सकता है कि भैया जी ये बताइए, व्हाट इज द सीडोनियम ऑफ एडवर्ड जेम्स ह्यूज या फिर टेड ह्यूज। ठीक, तो आंसर हमारा हो जाएगा डैनियल हैरिंग। ये वाला हमारे लिए पॉइंट मोस्ट इंपॉर्टेंट है। बाद में इनकी बेसिक एजुकेशन जो होती है मैक्सबर्ग ग्रामर स्कूल में होती है। ठीक, और यहीं पर जो है इन्होंने पोएम वगैरह लिखना शुरू कर दिया था। अच्छा, तो यहीं जब ये थे तो इनकी पहली जो बेसिकली पोएम थी वो चेकर, एक मैगजीन है उसमें आती है, ये मैगजीन का नाम है। ठीक, तो ये थोड़ा सा पॉइंट है, बस इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। अब सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि भैया जी 1949 से 1951 तक इन्होंने रॉयल एयरफोर्स में एज अ ग्राउंड वायरलेस मैकेनिक के रूप में इन्होंने काम किया। तो आपको बस इतना ध्यान रखना है कि इनमें से ऐसा कौन सा बंदा है जिसने रॉयल एयरफोर्स में काम किया है। तो हमारा आंसर हो जाएगा टेड ह्यूज। ये हमें ध्यान देना है, कब किया, कितना टाइम पीरियड था, उसको हम याद कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते हैं, इतना हमारे लिए ज़रूरी नहीं है। डेट वगैरह इतना नहीं आएगा फैक्चुअल डेटा, लेकिन ये रॉयल एयरफोर्स वाला ये वाला फैक्ट हमें याद रखना है। बाद में इनकी जो एजुकेशन होती है यार वो पैम्ब्रोक कॉलेज कैम्ब्रिज में होती है 1951 में। तो कहने का मतलब ये कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से पढ़े नहीं है, बस ये ध्यान रखना है। जहाँ पर सबसे महत्वपूर्ण बात है, इन्होंने एंथ्रोपोलॉजी, आर्कियोलॉजी, ठीक है, यहाँ पर इसकी पढ़ाई की थी। तो एक तरीके से देखा जाए जो टेड ह्यूज हैं बेसिकली आर्कियोलॉजिस्ट भी कह सकते हैं और एंथ्रोपोलॉजिस्ट भी रहे हैं। ये इन 2 सब्जेक्ट इन्होंने पढ़ाई की थी, ये हमारे लिए महत्वपूर्ण थोड़ा सा है। उसके बाद में एक महत्वपूर्ण पॉइंट आता है कि सेंट बॉटॉल्फ रिव्यू। ठीक है, एक बेसिकली रिव्यू था
ये को फाउंड किया था, जहाँ ये जो सिल्विया प्लैथ है उनके साथ में, ठीक है। सिल्विया प्लैथ से इनकी मुलाकात यहीं पर होती है और बाद में टेड ह्यूज की शादी सिल्विया प्लैथ से हो जाती है। सिल्विया प्लैथ भी एक जानी मानी जो है पोइटेस है, अमेरिकन पोइटेस है। तो टेड ह्यूज महोदय जी पहले सिल्विया प्लैथ के साथ में रहते हैं, बाद में फिर उनसे डाइवोर्स ले लेते हैं। उसके 1 साल बाद सिल्विया प्लैथ जो है वो मर जाती है, उनकी डेथ हो जाती है। तो बस एक ही याद रखना है कि को फाउंडर है किसके, बोटॉल प्रीव्यू के, किसके साथ ये लॉन्च किया था इन्होंने, तो सिल्विया प्लैथ के साथ। यहाँ पर आप देख रहे होंगे, मैरिड प्लैथ ऑन 16 जून 1956, they moved first to the US and then back to England. They had 2 children, फ्राइडा और निकोलस, ठीक। तो कहने का मतलब है शादी प्लैथ के साथ होती है 16 जून 1956 में, ठीक है। उनसे कितने बच्चे होते, क्या क्या उनका नाम होता है, उससे हमें कोई लेना देना नहीं है। सीधी बात हो बकवास, जितना बता रहे हैं उतना ध्यान रखना है, बाकी नहीं। 1957 में इनको एक पोएट्री सेंटर फर्स्ट बुक कंपटीशन में ये जो है ये डेब्यूट कलेक्शन इनका होता है, उसमें इनको ये प्राइज मिलता है, पोएट्री सेंटर फर्स्ट बुक कंपटीशन, ठीक। और ये सबसे पहला इनका जो कलेक्शन आता है जिसका नाम है द हॉक इन द रेन, ठीक है। ये जज वगैरह होते हैं, अर्डन मूरे और ये सब उसको जज करते हैं। सबसे इनका पहला पोएट्री कलेक्शन ये, मैं जरूर ध्यान देना, ये है इनके द हॉक इन द रेन, ये सबसे फेमस वर्क इनका है। इसके बाद में इनका आता है लुपेक्राल 1960 में, सेलेक्टेड पोएम 1962 में, ठीक। अब यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि इनका अफेयर था एशिया वेलवेल से, ठीक। तो जिससे क्या होता है भाई, इनकी सिल्विया प्लैथ के साथ में फिर बनती नहीं थी, तो उसी के चक्कर में सिल्विया प्लैथ ने क्या कर लिया भैया जी, सुसाइड कर लिया 1963 में, और जिसके चलते इनकी जो रेपुटेशन थी वो सब खराब हो गई। और जो इनकी दूसरी जिनके साथ अफेयर्स था एशिया वेलविल के साथ, उससे इनको लड़की थी शूरा, उससे मैं कोई लेना देना नहीं है, अभी शूरा अभी कहाँ रहे कहाँ नहीं, इससे कोई लेना देना नहीं, ठीक। ये इसी टाइम पीरियड में देखते हैं कि इनका सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट जो बेसिकली कलेक्शन है क्रो वाला, जिसमें आपकी क्रो पोएम आती है 1970 में, ठीक। ये सबसे फेमस इनकी पोएम है द हॉक इन द रेन, बात जो है क्रो एलाइट, ये सबसे फेमस पोएम है और ये क्रो कलेक्शन से ही आती है। बाद में इनकी कुछ इंपॉर्टेंट वर्क्स हैं जैसे कि गॉडेड 1977, रिमेन्स ऑफ एलमेट 1979, वॉल्फ वॉचिंग रिवर। अब एक सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट जो बता रहा हूँ उसको ध्यान रखना है, ये वर्क आपको ध्यान रखने की कोई जरूरत नहीं, कभी आपसे ये नहीं पूछेगा इनमें से कौन सा वर्क टेड यूज का नहीं है, ठीक। इसलिए उस पर टेंशन इतनी नहीं लेनी है। अब सपोज कीजिए, मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि 60 राइटर का अगर एक एक वर्क पूछने लगेंगे तो फिर ये टीजीटी का है भाई, एलटी मतलब टीजीटी, तो सीधे सीधे नेट ले लो ना, नेट का एग्जाम ले लो, नेट जैसा। तो ये बात दिमाग में हमेशा रखना, ये सब ना डेट पे ज़्यादा आएंगी और ना ही आपसे ये पूछा जाएगा इनके कौन सा वर्क है कौन सा नहीं। कुछ फेमस राइटर हैं जिनके कुछ फेमस वर्क हैं, बस वहीं से आ सकता है, वरना आएगा ही नहीं। लेकिन एक चीज़ ये आ सकती है कि ये पूछा जा सकता है हमसे कि इनमें से ऐसा कौन सा राइटर है जो बेसिकली चिल्ड्रन स्टोरीज के लिए जाना जाता है, ठीक है। तो उसमें आपके एक टेड ह्यूज भी हैं, याद रखना, चार्ल्स लैम्ब ने भी चिल्ड्रंस के लिए लिखी हुई हैं चीज़ें। तो ये चिल्ड्रंस बुक आप देखेंगे, जैसे आयरन मैन हो गया 1968 में, ठीक है, जिसका बाद में आयरन जाइंट एक मूवी बनी थी, ये सबसे फेमस है। अब इन्होंने कुछ ट्रांसलेशंस भी किए थे क्लासिकल टेक्स्ट के, जिसमें टेल्स फ्रॉम ओबिड है, ये याद रखना है, टेल्स फ्रॉम ओबिड, ठीक। जिसको वाइट ब्रेड बुक अवार्ड मिला था, इससे हमें कोई लेना देना नहीं है कौन सा अवार्ड मिला। अब सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि इनको बेसिकली पोएट लॉरिएट कब बनाया गया था, 1984 में, ये वाला इम्पोर्टेंट पॉइंट है, ये पोएट लॉरिएट। और कब तक रहते, जब तक इनकी डेथ नहीं हो जाती 1998 में, ठीक। देखो, इनको ऑर्डर ऑफ मेरिट का जो है बेसिकली अध्यक्ष भी बनाया गया था और इनको ऑर्डर ऑफ मेरिट ही मिलता है, बाकी कोस्टा बुक अवार्ड। ऑर्डर ऑफ मेरिट का जो है बेसिकली मेंबर इनको नियुक्त किया था
क्वीन एलिजाबेथ सेकेंड, याद रखना ये 2022 तक रही है, क्वीन एलिजाबेथ सेकेंड। इन्होंने इनको मेंबर नियुक्त किया था ऑर्डर ऑफ मेरिट का। ये सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूँ। जहाँ लिख दूँ इम्पोर्टेंट, बस उसी ध्यान देना है। दूसरा सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट आपको यहाँ याद रखना है कि बेसिकली ये इन्वायरमेंटलिस्ट भी थे, इकोसिस्टम पर भी काम करते थे, इसीलिए इन्होंने वेस्ट कंट्री रिवर ट्रस्ट जो है 1994 में उसको रिस्टोर किया था। ठीक है, मतलब रिस्टोर किया उसको, जो है ये इस्टेब्लिश भी किया था, ये इकोसिस्टम को, रिवर को रिस्टोर भी कराया और इकोसिस्टम को मेंटेन भी किया इस ट्रस्ट के माध्यम से। ये वाला एक पॉइंट इम्पोर्टेंट है, केवल बेसिक जो महत्वपूर्ण है बस। बाद में इन्होंने अपने जीवन के अंतिम क्षण जो है वो कैरोल और चार्ट में बिताया, और जो है वहीं पर लगभग ये अपने समय तक रहे हैं, अंत तक। ये आपका फर्स्ट कलेक्शन है, द हॉक इन द रेन। अब सबसे इम्पोर्टेंट वर्क बता रहा हूँ। 1992 में ह्यूज ने बेसिकली पब्लिश किया था शेक्सपियर एंड द गॉडेस ऑफ कंप्लीट बीइंग। ये टीजीटी के माध्यम जो है पॉइंट ऑफ व्यू से, पीजीटी के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये हम ध्यान देंगे। यहाँ नहीं आया तो आपके पीजीटी में आ सकता है कि ऐसा इनमें से जो है किसने लिखा शेक्सपियर एंड द गॉडेस ऑफ कंप्लीट बीइंग। तो याद रखना ये लिखा है टेड ह्यूज ने, ये वाला। पोएट्री कलेक्शन में हम लोग देख ही चुके हैं, हॉक इन द रेन देखा है, ल्यूट्रिकल देखा है, क्रो देखा है, बर्थडे लेटर्स, चिल्ड्रन वाला भी देख लिया, ये ट्रांसलेशन भी देख लिया हम लोगों ने। अब इनका बेसिकली लगभग थीम क्या रहता है, तो थीम में आप देखेंगे भैया जी मिथिकल पोर्ट्रेयल देखने को मिलेगा, एनिमल्स नेचर के बारे में इन्होंने लिखा है, बाकी ह्यूमन एनिमल रिलेशनशिप उसको लेकर के लिखा है, फोकलोर के बारे में और मिथोलॉजी के बारे में। ठीक, ये था इनका बेसिक बायोग्राफी जिसको हम लोगों ने देखा। अब हम अपनी आज की पोएम की तरफ बढ़ रहे हैं जिसका नाम है क्रो एलाइट। ये 1970 में आती है, ये आपको ध्यान रखना है। अब ये सबसे टफ पोएम है, तो इसको बहुत आँख कान नाक दिल दिमाग सब खोल करके रखना, तब आपको समझ में आएगा। जितना बता रहा हूँ उतना आपको समझना है। दूसरी बात ये मैं अभी बोल रहा हूँ कि लास्ट जैसे पोएम होगी उसके बाद हम लोग क्विज लगाएंगे इसका, और अगर मैं भूल जाऊँ तो मुझे रिमाइंड करा देना, क्योंकि पढ़ाते पढ़ाते फिर दिमाग वहाँ से हट देता है। तो सबसे पहले हम लोग आज यूजली बात करेंगे इसकी थीम की। तो इसकी थीम क्या है बेसिकली, सबसे पहले थीम के बारे में सोचते हैं कि इस पोएम में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्या है, what is going to get the knowledge from this particular poem, what is the we can say outcome। देखो इस वाली पोएम में अलग अलग थीम्स हैं, जिसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट वाली है तो फ्यूटिलिटी ऑफ ह्यूमन एग्जिस्टेंस, नंबर 1, फ्यूटिलिटी ऑफ ह्यूमन एग्जिस्टेंस। ये हो गया। दूसरा है एग्जिस्टेंशियलिज्म, इसमें एग्जिस्टेंशियलिज्म देखने को मिलेगा, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। थीम जरूरी हमारे लिए है। और सफरिंग एंड डिके, सफरिंग एंड डिके, ये है इस पोएम का थीम। यहाँ तक बात समझ में आ गई? आई होप समझ में आई होगी। यस सर। अब इसमें हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, देखो यहाँ पर जो आपका क्रो है, बेसिकली क्रो, इसमें ये दिखाया गया है कि जो है क्रो ऊपर बेसिकली आसमान में है। ठीक है, तो क्रो को एज एन ऑब्जर्वर, एज एन ऑब्जर्वर के रूप में इसको यहाँ पर डिपिक्ट किया गया है कि भाई, या फिर कह सकते हैं गॉड, गॉड ही कह सकते हैं, गॉड हैं ये जो ऊपर से जो है चीज़ों को देख रहे हैं।
तो इसमें बेसिकली क्या क्रो जो है ऑब्जर्व कर रहा है जब वो ऊपर है, तो जो ऊपर उड़ते हुए वो चीज़ों को देखता है तो उसे दुनिया में जितनी चीज़ें हैं सब कुछ मतलब अच्छी अच्छी से दिखाई देती हैं। लेकिन जैसे ही वो नीचे आता है तो वो पाता है कि भैया जी देयर इज अ हार्श रियलिटी ऑफ द लाइफ, एवरीवेयर देयर इज अ डिकेइंग पेन ब्लूम, ठीक है, ये सब सफरिंग्स, ठीक है, ये सब चीज़ें यहाँ पर दिखाई गई हैं। जैसे आप सभी जान रहे हैं कि जो भी मॉडर्न जो है मॉडर्निस्ट राइटर्स रहे हैं, मॉडर्निज्म में वर्ल्ड वॉर फर्स्ट वर्ल्ड वॉर टू के बाद में चारों तरफ सफरिंग ग्लोबीनेस, ठीक है, मॉरल डिग्रेडेशन, है ना, स्पिरिचुअली लोग डेड हो गए थे, डिसअपॉइंटमेंट, ये सब कुछ हर वर्क में आपको दिखेगा जो भी मॉडर्न राइटर है, वैसे यहाँ पर दिखाया गया है। ठीक, तो बहुत दिल दिमाग से समझना, तब आपको समझ में आएगा। ऊपर जो है क्रो ऊपर देखता है, उसको बहुत अच्छा लगता है, तो फिर वो नीचे उतरता है, लेकिन नीचे जब वो आता है तो उसे डेथ डिके सफरिंग्स के अलावा कुछ भी दिखाई नहीं पड़ता है। और उसके बाद में एहसास होता है कि इस धरती पर बहुत स्ट्रगल करना होता है और जीवन का जो सच है वो बेसिकली बहुत ग्रिम है। एक वो चीज़ है ये बता रहा है। तो आपको लास्ट की लाइन में इस पोएम के बारे में आपको पता लगेगा। अब ऊपर उड़ रहा है और क्या देखता है, यहाँ शुरू करते हैं। देखिए लिखा है, क्रो सॉ द हार्डेड माउंटेन्स स्टीमिंग इन द मॉर्निंग एंड ही सॉ द सी। क्रो जो है वो देखता है, हार्डेड माउंटेन्स का मतलब आप समझ रहे हैं, बहुत सारे बेसिकली हम कह सकते हैं ग्रुप है माउंटेन्स के, ठीक, झुंड वगैरह है। तो स्टीमिंग इन द मॉर्निंग, सुबह का समय है और स्टीम कर रहे हैं, यानी कि भाई वहाँ से जो है वेपोराइजेशन हो रहा है, भाप निकल रही है, क्लाउड वगैरह है, तो वहाँ मिस्ट वगैरह है, वो वहाँ से दिख रही है माउंटेन की तरफ से। और उसके बाद में वो समुद्र देखता है। तो ये भी ध्यान रखना है कौन कौन सी चीज़ें इनकाउंटर होती हैं, ठीक है, जब वो नीचे की तरफ डिसेंड कर रहा होता है, ये ध्यान देना है। तो पहला क्या है, हार्डेड माउंटेन्स है। तो अगर आपसे पूछा जा सकता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग थिंग वॉज नॉट इनकाउंटर्ड विथ क्रो वाइल ही वॉज अलाइटिंग टू द ग्राउंड और टू द अर्थ, तो कौन सी ऐसी चीज़ है। तो हार्डेड माउंटेन्स देखा, बाद में उसने सी देखा, ठीक है। तो जब उसने सी देखा, सी बहुत ज़्यादा जो है डार्क स्पिन्ड विद होल अर्थ इन इट्स कॉइल, तो उसने पाया कि भाई जो सी है वो पूरी अर्थ को अपनी कॉइल में लपेटे हुए है, ठीक है, मतलब ऐसा प्रतीत हो रहा है, कॉइल मतलब इस तरीके का ये है। तो ऐसा मानो कि पूरा जो पृथ्वी है वो समुद्र में ही समाहित हो, क्योंकि चारों तरफ मैक्सिमम आपको पता ही है कि लैंड कम है और हमारा सी यानी कि वाटर ज़्यादा, 71% वाटर 29% लैंड है। तो भी इसलिए ऐसा प्रतीत होगा कि पूरा का पूरा समुद्र है, उसने चीज़ों को अपने अंदर निहित कर लिया है। फिर आगे बढ़ता है और देखता है, अब इस वाली लाइन को बहुत अच्छे समझना, क्योंकि मॉडर्न राइटर्स हैं तो सिंबल्स का और इमेजेस का काफ़ी ज़्यादा यूज़ करते हैं। लिखा है, ही saw the stars fuming away into the black। अब ही saw the stars fuming into the black का मतलब समझिए कि जो क्रो है बेसिकली वो ऊपर जो स्काई है, ठीक है, ब्लैक स्काई है, यानी कि रात्रि, कुछ कुछ रात्रि वगैरह का समय है, सूरज बेसिकली बाहर नहीं आया है। तो वो ये देखता है कि जो ऊपर स्टार्स हैं वो बेसिकली ब्लैक स्काई में वर्न कर रहे हैं, मतलब यानी कि चमक रहे हैं, ठीक है। और आगे लिखा हुआ है आपके सामने, मशरूम्स ऑफ द नथिंग फॉरेस्ट। मशरूम्स ऑफ द नथिंग फॉरेस्ट का मतलब समझिए, ये इमेज सजेस्ट कर रही है कि बेसिकली ये जो स्टार्स हैं ये बेसिकली क्रिएशन है गॉड के, और ये एक प्रकार से एनर्जी छोड़ रहे हैं, ठीक है। जैसे कि फॉरेस्ट में आप जमीन में देखेंगे कि जैसे बारिश का समय होता है तो उसको क्या, बारिश में जब मतलब फूल जैसे निकलते हैं वो, है ना, तो जो फॉरेस्ट एरिया होता है वहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा जो है मशरूम जैसे दिखेंगे, कुकुरमुत्ता जिसको हम लोग बोलते हैं, ये बेसिकली झाड़ियों में ही मिलेंगे, है ना। तो वैसे बोल रहा है कि जो स्काई है, जो ब्लैक स्काई है, वहाँ पर जो स्टार बेसिकली स्पोर्ट्स हुए हैं, अपने आप पे खिले हुए हैं, वो
बेसिकली लाइट जो है वो दे रहे हैं। तो वहां पर जो हेवन का एक दृश्य है वो यहाँ पर डिपिक्ट किया गया है। तो इसको थोड़ा सा अंडरलाइन कर लो, ये हमारे एग्जाम में आ सकता है। मशरूम्स ऑफ नथिंग का मतलब क्या है कि जो स्टार्स हैं बेसिकली दे आर नथिंग बट द क्रिएशन ऑफ गॉड। ठीक है ना, कि जिस तरीके से मशरूम वहां पर फॉरेस्ट में होंगे वैसे आसमान में भी केवल स्टार्स ही होंगे जो कि एक क्रिएशन ऑफ गॉड है। तो ये फ्रज भी हमें याद रखना है, ये हमारा फ्रज, ये हमसे पूछा जा सकता है कि मशरूम्स ऑफ नथिंग फॉरेस्ट ये किस वाले वर्क से लिया गया है। तो हम क्या आंसर वहां पर बताएंगे, जल्दी बताइए। क्रोएलाइट। क्रोएलाइट। वेरी गुड, वेरी गुड। अब आगे लिखा हुआ है क्लाउड एंड द वेल्स ऑफ क्लाउड। तो मतलब चारों तरफ जो है आपको क्लाउड ही क्लाउड या फिर वेल्स ऑफ क्लाउड दिखेंगे स्काई में। आगे बढ़ रहा है और देखता है एंड द रिंकल ऑफ द अर्थ क्रस्ट, द क्रस्ट ऑफ द वॉर्म। ठीक है, he flew to the world's curve, he flew the river loop। मतलब अब वो आगे जब बढ़ता है तो देखता है कि भाई जो अर्थ है, ठीक है, अर्थ की क्रस्ट पर वो देख रहा है कि कुछ रिंकल्स ऐसे ऐसे हैं। एंड क्रस्ट ऑफ द वर्म मतलब ये जो अर्थ है वहां पर बहुत ज्यादा कीड़े मकोड़े मतलब एनिमल्स वगैरह हैं, बहुत सारे बीस्ट वगैरह हैं। सो सब ऑब्जर्व कर रहा है, जो देख रहा है वो एक एक चीज। फिर कहता है ही फ्लू द वर्ल्ड कर्व, पूरा मतलब पूरे वर्ल्ड के कर्व में उसने ट्रेवल किया। ही फ्लू द रिवर स्लूप, अलग अलग नदियों के ऊपर से उड़ा। ठीक है, ही क्रॉस वाइट टिप ऑफ द वेव्स हंच। अब यहाँ पर ये जो आपके सामने लिखा है कि वेव्स हंच, ठीक है, ये हंच का मतलब यहाँ पर लाइट से है। ठीक, यानी कि लहरों की जो चमक है या जो फोम है उसके बारे में बता रहा है। तो जो वाइट टिप ऑफ द वेव्स है उसको उसने क्रॉस किया। ही फ्लू वेयर द विंग्स ऑफ द अवेज टेक रूट। मतलब वो वहां पर से उड़ करके जाता है जहां से जो है बेसिकली चीजें ब्रूड होती हैं। लिखा ना ही फ्लू वेयर द विंग ऑफ द अवेस, अवेस मतलब ब्रह्मांड। ठीक है, तो वहां से उड़ करके जाता है। ही सा द वॉल्स ऑफ द वर्ल्ड, सीमाओं को देखता है और फ्लू अराउंड देम, उनके चारों तरफ घूमता है। लेकिन क्या देखता है, ही सा द हम्प ऑफ द वर्ल्ड, ही अलाइटेड। तो ये इतनी सारी जो है सुंदर सुंदर चीजें वो ऑब्जर्व करता है और उसके बाद में वो डिसाइड करता है कि वो अब नीचे आएगा। तो जैसे ही वो नीचे आता है ऊपर से बहुत बढ़िया दिख रहा था, झरना, झील, समुद्र, ठीक है, स्काई, और यहाँ पर इंसेक्ट्स, एनिमल्स या मैन जो भी, वो बहुत ज्यादा सुंदर दिख रहा था। लेकिन कहता है ही अलाइटेड, वो उतरा तो ही स्टेप्ड, जैसे उसने पैर रखने की कोशिश की, ही क्राइड काउ। तो केवल जो है अनइंटेलिजिबल लैंग्वेज में केवल उसने एक बार काउ किया, यानी कि मतलब ये काउ जो दिखा रहा है कि मीनिंगलेसनेस, मीनिंगलेसनेस। ठीक है, ही सॉ नथिंग, ही सॉ इट ऑल। अब इस बात को समझना, ये पैराडॉक्स आपका है कि उसने देखते हुए भी कुछ नहीं देखा। ही सॉ नथिंग, ही सॉ इट ऑल, उसने सब कुछ देखा लेकिन उसने कुछ भी नहीं देखा। तो कहने का मतलब ये हुआ कि जो कुछ उसने ऊपरी दूर से देखा था कि ये जो क्रिएशन है गॉड का, बेसिकली जो इतना सुंदर दिख रहा है, लेकिन जैसे ही वो नीचे आता है तो वो जो भी हमने देखा ना कि यहाँ पर जो डिके है चारों तरफ, पृथ्वी के ऊपर सब जो है वायरस वगैरह या इंसेक्ट्स वगैरह या वीस्ट या वॉर्म्स ये दिखाई पड़ रहे हैं। ठीक है, और तो वो ये जो है ऊपर की रियलिटी जो देखी और नीचे की जो रियलिटी देखी, क्योंकि अर्थ के जो क्रस्ट है वो बहुत ज्यादा रिंकल्स है। ये रिंकल्स का मतलब है बेसिकली जब हम कभी किसी डिस्पेयर में होते हैं या फिर किसी प्रॉब्लम में होते हैं तब रिंकल्स पड़ती हैं। तो उसी के माध्यम से यहाँ कोई बताने की कोशिश कर रहा है कि बेसिकली जो अर्थ है जहाँ पर लोग रहते हैं वहाँ अलग अलग प्रकार के डिसीजेज हैं, डिसअपॉइंटमेंट में, तो इतना सुंदर संसार होते हुए भी कुछ नहीं है। तो वो ये देखता है कि भाई इंसान इतनी सुंदर चीज बनाई है ईश्वर ने, उसके बावजूद भी ऐसे कैसे रह रहा है, मतलब क्या है यहाँ पर। तो चारों तरफ उसको सिर्फ और सिर्फ डिके ही दिखाई पड़ता है, डेथ दिखाई पड़ती है।
तो इस पोएम के माध्यम से कवि ने हमको ये बताने की कोशिश की है कि जो चीज़ ऊपर से इतना सुंदर सा दिख रहा है, लेकिन जैसे आप नीचे आएंगे और आप देखेंगे तब आपको रियलिटी पता लगेगी कि एक्चुअल में क्या है। अब जैसे हम और आप संसार में रहते हैं तो ये देखते हैं कि ईश्वर ने इसे क्या सोच के बनाया था और आज इसमें किस प्रकार से चीज़ें हो गई है ना। चारों तरफ मोरल डिग्रेडेशन दिखेगा, डिके दिखेगा, सफरिंग दिखेंगे, हर आदमी कष्ट में है। तो जो जीवन की रियलिटी है वो हार्श रियलिटी के बारे में इसमें बताया गया है। बात समझ में आई कि नहीं आई? अब हम क्वेश्चन के यस माध्यम सर। से आपको प्रश्न जो पूछेंगे उनके आपको आंसर्स देना है। अब इसमें कुछ मैं आपको एक बार फ्रेज बता देता हूँ जिससे जो आपको ध्यान रखना है। ये लास्ट वाली लाइन हमारे लिए इंपॉर्टेंट तो है ही, ये वाली, और एक ये वाला फ्रेज हमें याद रखना है, ये हम्प ऑफ द वर्ल्ड, ठीक, ये वाला। और ये जो मैंने अंडरलाइन किया है ये, क्योंकि लाइन इसमें इतना कोई इंपॉर्टेंट नहीं, लास्ट वाली लाइन जो इंपॉर्टेंट वो आ सकती है, बाकी एज अ फ्रेज हमारे पेपर में पूछ सकते हैं। और बाकी मैंने यहाँ बताया था मशरूम ऑफ द नथिंग, ठीक। ये अब आप क्वेश्चन में बताएंगे, मैं यहाँ पर लिखूंगा जिनके आंसर्स आप लोग कमेंट बॉक्स में मेंशन करेंगे, ठीक है। आपके सामने क्वेश्चन है कि व्हाट डज द क्रो सी व्हेन इट डिसेंड टू अर्थ। जब वो अर्थ पर उतरता है तो क्या देखता है? आपके पास ऑप्शंस हैं, मैं केवल ऑप्शंस के माध्यम से लिखूंगा और रिवाइज कराऊंगा। नंबर 1 है कि वो पीस एंड हार्मनी देखता है। बी ऑप्शन में है सफरिंग एंड डिके देखता है। सी ऑप्शन में सेलिब्रेशन ऑफ जॉय। डी ऑप्शन में है क्रिएशन ऑफ गॉड। बताइए कौन सा चूज करेंगे इसमें? इसमें सफरिंग एंड डिके आपका आंसर सही होगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन आप बताएंगे हमें। एक बार टेक्स्ट से रिवाइज करते हैं। चलिए अब आपको बताना है which of the following thing was not encountered to crow while he was alighting to earth। कौन सी चीज जो है उसे मतलब उसके साथ इनकाउंटर नहीं हुआ था? तो ऑप्शन नंबर ए में है सी, ऑप्शन नंबर बी में है वॉर्म, ऑप्शन नंबर डी में है रिवर, ऑप्शन नंबर सी में है रिवर, ऑप्शन नंबर डी में है एंजल। कौन सा आंसर सही होगा बताइए? एंजल सर। एंजल, ठीक है जी। ऐसे कुछ जो है आपको क्वेश्चंस जो एक्सपेक्टेड हैं वो आपको बताए जाएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन बताएंगे, which of the following state which of the following theme is not associated with crow elite। crow elite के साथ कौन सी थीम एसोसिएटेड नहीं है? आपके पास ऑप्शंस हैं ये एग्जिस्टेंशियलिज्म, बी क्रिएशन ऑफ गॉड, ऑप्शन नंबर सी सफरिंग, एंड डीके, ऑप्शन नंबर डी, एक मिनट क्या, ऑप्शन नंबर डी
स्पिरिचुअलिटी सी। ऑप्शन क्या होगा? कमेंट बॉक्स में बताइए फटाफट। चलिए कमेंट बॉक्स में देखते हैं क्या आंसर आ रहा है लास्ट वाले का। कौन सा नहीं है मैंने पूछा है। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग थीम इज नॉट एसोसिएटेड विद? सर स्पिरिचुअलिटी होगा सर। इसका ऑप्शन होगा डी, स्पिरिचुअलिटी। यस सर। जी सर। जी बिल्कुल सही आंसर है। अगला आपको बताना है कि इन विच ईयर क्रो पोएम वाज पब्लिश्ड। ऑप्शन नंबर ए 1957, ऑप्शन नंबर बी 1967, ऑप्शन नंबर सी 1970, ऑप्शन नंबर डी 1992। जल्दी बताइए। 70। क्रो कमेंट बॉक्स में मेंशन कर दीजिए इसका कौन सा आंसर होगा, ए बी सी। चलिए बताइए कमेंट बॉक्स में। चलिए मिस्त्री फटाफट। जी इसका आंसर होगा 70। सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। चलिए वेरी गुड। तो आज के लिए केवल हमारा लास्ट सेशन होगा डेमो क्लास का। उसमें हम लोग को बता दे रहे हैं, पहले ही पढ़ेंगे जो बता दे रहे हैं। ओबिचुरी हम लोग पहले करेंगे एक रामानुजन की, ठीक है जी। और जब हमारा रेगुलर सेशन शुरू होगा उसमें आपका 50 to 60 मिनट क्लास लिया जाएगा, जिसमें आपको एक टाइम पर एक राइटर फिनिश किया जाएगा, ठीक है ना।